मैं एल.के. सोनी आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अब तक हम क्लास में क्या कर चुके हैं? मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। What is meaning of contract? Contract is a created legal relationship. To enter into a contract, you require two things. Number first is you have to enter into an agreement. Contract में enter करने के लिए क्या चाहिए बच्चों आपको? पहले एग्रीमेंट करना होगा, फिर उसकी एनफोर्सेबिलिटी इंश्योर करनी होगी। एनफोर्सेबिलिटी इज डिफाइंड इन सेक्शन 10, 29 and 56 and agreement is defined in section 2E. शाबाश बेटा। एग्रीमेंट मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं, शाबाश, ए और बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो ए बी को एक प्रॉमिस देगा, बी ए को एक प्रॉमिस देगा। दोनों एक दूसरे को एक प्रॉमिस करेंगे, एक वायदा करेंगे। प्रॉमिस मतलब दूसरी पार्टी के लिए कुछ करना। शाबाश बेटा, कोई काम करना। ए बी के लिए कोई काम करेगा, बी ए के लिए कोई काम करेगा। अब सवाल है, ए बी के लिए कुछ करेगा, क्यों? क्योंकि उसको उस काम की कीमत मिलेगी, उसको कंसीडरेशन मिलेगा। बी कुछ काम करेगा ए के लिए, क्यों? क्योंकि बी को ए कुछ कंसीडरेशन देगा। शाबाश बेटा। यानी आप ये कह सकते हैं, जो बी का प्रॉमिस है वो ए के लिए कंसीडरेशन है और जो ए का प्रॉमिस है वो बी के लिए कंसीडरेशन है। शाबाश बेटा, आप इस बात को समझ गए हैं। तो इस चीज को सेक्शन 2E कहता है कि ये क्या है? एग्रीमेंट। शाबाश बेटा। एक पार्टी प्रॉमिस करेगी और दूसरी पार्टी का प्रॉमिस उसके लिए कंसीडरेशन होगा। एक पार्टी प्रॉमिस करेगी और दूसरी पार्टी का प्रॉमिस उसके लिए कंसीडरेशन होगा। यानी एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले। अब मान लो एक पार्टी ने कीमत तो अदा कर दी, यानी बी ने अपना प्रॉमिस तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन उसको कीमत नहीं मिली, उसको कंसीडरेशन नहीं मिली। कंसीडरेशन नहीं मिली मतलब ए ने अपना काम पूरा नहीं किया। या मान लो बेटा, ए ने अपना काम कर दिया, बी ने अपना काम नहीं किया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबिलिटी? शाबाश। तो enforceability means to ensure the performance. To ensure the performance through court. अगर एक आदमी ने अपना काम नहीं किया
तो आप उसको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। शाबाश बेटा, दैट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। यानी मकसद क्या है, काम होना चाहिए। बी ने अपना काम कर दिया, ए को भी अपना काम करना चाहिए था। भाई या तो तुम अपना काम कर दो, नहीं तो कोर्ट के जरिए तुमसे वो काम जबरदस्ती करवा लेंगे, एनफोर्समेंट कर लेंगे। किस चीज का एनफोर्समेंट कर लेंगे? भाई जो आपने वायदा किया था। अब आपके वायदे पर मैंने कोई काम किया था, आपने वायदा तोड़ दिया, मुझे नुकसान हो गया। शाबाश बेटा, मुझे नुकसान हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा? मेरा तो आपने नुकसान कर दिया, तो मैं अब कोर्ट में जाऊंगा और आपके परफॉर्मेंस को इंश्योर करवाऊंगा, यानी आपसे वो काम लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? कोर्ट के थ्रू लिया जाएगा, कोर्ट के जरिए लिया जाएगा। एनफोर्सेबिलिटी कब होगी? व्हेन यू फुलफिल सेक्शन 10, 29 एंड 56। तो व्हेन यू फुलफिल सेक्शन 10, 29 एंड 56। शाबाश बेटा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? सब बच्चे ध्यान दें, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, ये काम बेटा हम कर चुके हैं। शाबाश। और ये वाला काम भी हम कर चुके हैं। आज हमें सीखनी है क्या? कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 10, 29, 56। शाबाश बेटा। तो आज के सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस करना है क्या? सेक्शन 10, 29 एंड 56। चलिए बेटा, आप नोट भी करेंगे साथ साथ सेक्शन 10 को। सेक्शन 10, 29 एंड 56। शाबाश बेटा। जैसा कि पहले मैंने कहा था कि अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियर नहीं है तो सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल के कई सारे एग्जाम ऐसे हैं, कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां ये कंसेप्ट्स यूज होंगे। आपकी ग्रिप अगर यहां नहीं है तो वहां भी नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है? बहुत दिल लगाकर ये तीनों सेक्शंस सीखने हैं मेरे साथ। पहले हम नोट भी करेंगे साथ साथ। शाबाश। आप नोट करिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना है। शाबाश बेटा। एग्रीमेंट को 3 टेस्ट पास करने हैं। एक तो सेक्शन 10 का टेस्ट पास करना है, सेक्शन 29 का टेस्ट पास करना है और सेक्शन 56 का टेस्ट पास करना है। एक एग्रीमेंट जब ये तीनों टेस्ट पास कर जाएगा बेटा तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। शाबाश। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कुछ कंडीशंस लगाई हैं बेटा। if they are made by, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब वो कुछ शर्तों को मानेगा। शर्तें क्या हैं? आइए एक एक करके सीखते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। कंसेंट मतलब क्या? उनकी रजामंदी होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, फिजिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए, मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। यानी वो अपनी खुशी से उस लीगल रिलेशनशिप में एंटर करें, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जैसे शोले फिल्म में वीरू शराब के नशे में टंकी पर चढ़ जाता है और बोलता है, गांव वालों बसंती के साथ शादी कराओ नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो ऐसी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए अगर पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं है। शाबाश। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। शाबाश। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट
नहीं बनेगा। अब सवाल है, एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? शाबाश बेटा, आप लिखिए सेक्शन, प्लीज राइट डाउन शाबाश बेटा, आप नोट करेंगे बेटा, शाबाश। यहां हमें क्या करना है बेटा? ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे। यहां सेक्शन 2H वर्सेस सेक्शन 2G, इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, सेक्शन 2H का और सेक्शन 2G का। ठीक है, तो क्या है सेक्शन 2H? एन एग्रीमेंट which is enforceable at law is a contract. An agreement which is enforceable at law is a contract. Section 2G क्या कहता है बेटा? An agreement which is, नोट कर लेंगे साथ साथ, an agreement which is, इस कंपैरिजन को नोट कर लीजिए बेटा, an agreement which is not enforceable at law is a void agreement. शाबाश बेटा। भाई अगर एग्रीमेंट, शाबाश बेटा, एग्रीमेंट के सामने तीन टारगेट हैं, सेक्शन 10, 29, 56, तीनों को पास करेगा, तीनों को पास करेगा तो सेक्शन 2H यानी कॉन्ट्रैक्ट है। तीनों में से किसी एक में भी फेल हो गया तो सेक्शन 2G है, यानी क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। शाबाश बेटा। तो एग्रीमेंट अगर कंडीशंस को पास करेगा तो एनफोर्सेबिलिटी मान ली जाएगी, यानी कोर्ट उस काम को करवाएगा, उस परफॉर्मेंस को इंश्योर करवाएगा। और अगर, शाबाश, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है तो वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, यानी कोर्ट उसकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं कराएगा। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल। शाबाश बेटा, आप देख लीजिए इसको। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ इज अ वॉइड एग्रीमेंट। शाबाश बेटा। अब ये सारी कंडीशंस माननी है, अगर किसी एक कंडीशन को भी तोड़ दिया तो भी एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के कनपटी पे बंदूक रखी और बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर, तो ये क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं है। सेकंड है बेटा, आप नोट करेंगे, शाबाश, साथ साथ, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय
कॉम्पिटेंट पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश बेटा। मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, तो ए और बी की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ध्यान से सुन लो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? आपकी एज 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए, यानी आपके पास एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, शाबाश, आपके पास साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या होना चाहिए? साउंड माइंड होना चाहिए, यानी आप इडियट नहीं होने चाहिए, लुनेटिक नहीं होने चाहिए। इडियट और लुनेटिक क्या होते हैं? लुनेटिक। इडियट और लुनेटिक क्या होते हैं बेटा? जिनके पास सारी मेंटल फैकल्टीज नहीं होती, उसको बोलते हैं इडियट और लुनेटिक। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आप इंटॉक्सिकेटेड नहीं होने चाहिए, नशे की हालत में नहीं होने चाहिए। शाबाश बेटा। तो आइए बेटा, मेरी बात को समझिए। यहां पर हम समझेंगे, शाबाश शाबाश, सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात भाई। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सवाल है, एक क्वेश्चन है, हु कैन, नोट कर लीजिए, हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और एक सवाल और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, हु कैन नॉट एंटर, हु कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। Who can enter into contract and who cannot enter into contract। शाबाश बेटा, शाबाश। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए दोनों बेटा। तो इसका जवाब हमें मिलेगा सेक्शन 11 में। कहा मिलेगा बेटा? सेक्शन 11। Who can enter into a contract and who cannot enter into a contract। तो इसका जवाब हमें कहां मिलेगा? सेक्शन 11 में। आप नोट कर लीजिए। आपने नोट किया बेटा? शाबाश बेटा। चलिए, यहां पे एक टेबल बनाएंगे। हु कैन एंटर, हु कैन एंटर। दूसरा, हु कैन नॉट एंटर। Who can enter into contract, who cannot enter into contract। सेक्शन 11, सेक्शन 11 कहता है कि एवरी पर्सन हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। तो लिख लीजिए बेटा, पर्सन ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, यानी जो मेजर पर्सन है, जो मेजर है,
यानी जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं उसको बोलेंगे क्या? द पर्सन ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। द पर्सन ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं। यानी मेजर पर्सन, जो मेजर है वो एंटर कर सकता है। मेजर कर सकता है तो माइनर एंटर नहीं कर सकता। शाबाश। दूसरी बात, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, यानी जिसके पास साउंड माइंड है, जिसका दिमाग ठीक है, वो कर सकता है। यानी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं कर सकता। तो अनसाउंड माइंड कौन है? या तो वो इडियट है, या तो वो लूनेटिक है, या वो इंटॉक्सिकेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वो नशे की हालत में है। इन तीनों बातों को मैं बाद में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, साउंड माइंड कर सकता है। शाबाश। नॉट डिस्क्वालिफाइड पर्सन, नॉट डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं कर सकता। यानी कानून एक्सप्रेसली, स्पष्ट तरीके से कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई कर देता है। यानी लॉ कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई कर देता है। अगर आप डिस्क्वालीफाइड पर्सन हो, यानी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल इंसॉल्वेंट। अगर कोई इंसॉल्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल इंसॉल्वेंट, अगर कोई इंसॉल्वेंट है, दिवालिया हो गया है, तो लॉ कहता है कि ऐसा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि बेचारा पहले ही दिवालिया है। तो उसके ऊपर और एनफोर्समेंट हम क्या कर पाएंगे? एक आदमी के पास कुछ है ही नहीं, तो उसका और लीगल ऑब्लिगेशन आप क्या क्रिएट कर पाएंगे? सवाल है कि उसका आप कोई और लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो डिस्क्वालीफाइड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। शाबाश। तो अगर वो नॉट डिस्क्वालीफाइड है, यानी किसी कानून ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अगर वो डिस्क्वालीफाइड पर्सन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। नॉट डिस्क्वालीफाइड है, यानी किसी भी लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। तो हु कैन एंटर, अभी आपने सीखा बेटा, हु कैन एंटर। तो मेजर कैन एंटर, पर्सन ऑफ साउंड माइंड कैन एंटर, नॉट डिस्क्वालीफाइड पर्सन कैन एंटर। Not disqualified person can enter into contract. Who cannot enter into contract? Minor person cannot enter into contract. The person who is below of age of 18 years. यानी जो पर्सन 18 साल से नीचे है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तीन तरह के लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनसाउंड मानता है। नंबर 1 जो इडियट है, नंबर 2 जो लूनेटिक है, नंबर 3 इंटॉक्सिकेटेड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। जो इंटॉक्सिकेटेड है, नशे की हालत में है, वो अपने भले और बुरे के बारे में नहीं सोच सकता। ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मानता है।
तो अगर ये बात साबित हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो पर्सन इंटॉक्सिकेटेड था, नशे की हालत में था, तो ऐसा एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, यानी एग्रीमेंट सेक्शन 10 के टेस्ट में सेक्शन 10 की कंडीशंस को फुलफिल करने में फेल हो जाएगा, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या बनेगा? वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। यानी एग्रीमेंट या तो शाबाश कॉन्ट्रैक्ट है या फिर क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है, यानी नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ है। शाबाश बेटा। आइए बात को आगे बढ़ाएंगे। तो दो बातें हमने पढ़ी कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त नंबर एक चीज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। पार्टीज की कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, यानी उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती झूठ फरेब नहीं होना चाहिए, यानी वो अपनी खुशी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो। दूसरी, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बन पाएगा यानी जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनकी पास कैपेसिटी है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की क्वालिफिकेशन है। तीसरी बात, कंसिडरेशन शाबाश मस्ट बी लॉफुल। शाबाश। तीसरी पॉइंट, थर्ड पॉइंट है जो, आइए हम इसको डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। शाबाश। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लॉफुल। अब इन दोनों बातों को इकट्ठा समझेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद क्या है? वो लॉफुल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो भी लॉफुल होना चाहिए, कानून के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर लॉ ने ये कहा है कि ये लेना इलीगल है, वो देना इलीगल है, अगर किसी लेन देन को लॉ ने इलीगल कहा है तो आप उस चीज के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 5 लाख रुपए एडवांस दिए। आप मेरी बात को समझो ध्यान से बेटा। ए ने बी को क्या करा? 5 लाख रुपए एडवांस दिए। शाबाश। इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस यानी ड्रग्स लेने के लिए। ए बी से ड्रग्स नशीले पदार्थ खरीदना चाहता है तो उसने उसको 5 लाख रुपए दिए। बी ने ए के 5 लाख रुपए हजम कर लिए, मार लिए, और ड्रग्स देने से भी मना कर दिया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की है बेटा। वॉइड एग्रीमेंट आप इससे समझोगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए, किस काम को करने के लिए? ड्रग्स सप्लाई करने के लिए। अब उसने क्या करा? 5 लाख रुपए भी मार लिए ए के और ड्रग्स भी नहीं दी। तो क्या एक कोर्ट में जाके एनफोर्स कर सकता है? तो हमारा सवाल है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट था? आप कॉन्ट्रैक्ट था, इसके लिए आप सेक्शन 10 अप्लाई करोगे। तो जो ड्रग्स सप्लाई की जानी थी वो तो इलीगल थी, उसका कंसिडरेशन तो इलीगल था, ठीक है, अनलॉफुल था। आप ड्रग्स का क्या करोगे? जरूर समाज के अगेंस्ट यूज करोगे, तो आपका मकसद भी लॉफुल नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। ए ने बी को कहा मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, तू सी का मर्डर कर दे। ए ने बी को कहा मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, सी का मर्डर कर दे। शाबाश। तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? 5 लाख रुपए। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? कि बी सी का मर्डर करे। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन लॉफुल है? नहीं है। अगर लॉफुल नहीं है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बी ने सी का मर्डर कर दिया, बी ने सी का मर्डर कर दिया। शाबाश, सुन लो ध्यान से, मतलब क्या इस बात का। बी ने सी का मर्डर कर दिया, ए ने बी को पैसे देने से मना कर दिया। क्या बी कोर्ट के थ्रू पैसे ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उल्टा फंस जाओगे, ये कहोगे कि मैंने सी को मारा है, 5 लाख रुपए। कोर्ट बोलेगा अच्छा बेटा इधर आ जा, पहले तेरे को हम 5 लाख रुपए दिलाएंगे। यानी आप इलीगल काम करके उसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। अगर आपने कोई काम कानून के अगेंस्ट किया है, लॉ के अगेंस्ट किया है,
या आप जो कंसिडरेशन पे कर रहे हैं वो अनलॉफुल है, या आपका मकसद अनलॉफुल है, तो ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनेगा। शाबाश बेटा। लास्ट कंडीशन, आपका ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए। ये दोनों बात हमने डिस्कस करी। मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय एनी लॉ। शाबाश बेटा, शाबाश। कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किए हुए हैं, या किसी और कानून ने वॉइड डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पे बाय एनी लॉ, इसको स्ट्रेस करेंगे बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको बेटा स्ट्रेस करेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। बाय एनी लॉ का मतलब क्या है? कोई भी लॉ, किसी भी लॉ ने ये कह दिया कि ये एग्रीमेंट करना वॉइड है, तो ऐसा एग्रीमेंट करना गलत है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है कि बच्चों की शादी करना गलत है। अगर किसी भी लॉ ने ये कह रखा है कि ये एग्रीमेंट वॉइड है, वॉइड मतलब क्या? विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, यानी बच्चों की शादी करना मना है, तो ऐसा एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वॉइड है, यानी ऐसा एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? मानव तस्करी, इंसान को सामान की तरह, जानवरों की तरह खरीदना और बेचना को कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी वॉइड है, यानी किसी भी कानून ने मना किया है कि कोई एग्रीमेंट नहीं करना, तो ऐसा एग्रीमेंट आप करोगे तो ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि पार्टीज अगर अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करेंगी तो कोर्ट उन प्रॉमिस को पूरा नहीं करवाएगा। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई आपके? तो सेक्शन 10 को आप नोट कर लीजिए। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, आप नोट कर लीजिए बेटा, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। Consideration must be lawful, object must be lawful, and must not be declared as void by any law. कोई भी कानून उनको अगर ऐसे एग्रीमेंट को void डिक्लेयर ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप ऐसे एग्रीमेंट को ऐसे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहोगे, तो ऐसा एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। शाबाश बेटा। तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? शाबाश बेटा। आओ इस एक बारी हम इस बात को समझ लें। शाबाश। आओ बेटा, मैं आपको एक डायग्राम बनाना चाहता हूं। शाबाश भाई, मैंने आपको एक बास्केट दी। मैंने क्या दिया आपको? एक बास्केट दी, और इस बास्केट के अंदर कुछ मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज का है? सेक्शन 2G वॉइड एग्रीमेंट्स का, और सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट का। मैंने कहा इसमें से वॉइड एग्रीमेंट अलग कर दो, सेक्शन 2G को अलग कर दो, और सेक्शन 2H को अलग कर दो। आपने कहा सर कैसे करें? मैंने कहा ठीक है भाई, देखो मैं आपको एक खाली बर्तन और देता हूं। मैंने आपको एक खाली बर्तन दिया, और मैंने आपको 3 छलनियां भी दी। शाबाश। मैंने आपको क्या दी बेटा? 3 छलनियां। ये थी सेक्शन 10 की छलनी, ये थी सेक्शन 29 की छलनी, और ये थी सेक्शन 56 की छलनी। आपने क्या किया? इस मिश्रण को इन छलनियों में उड़ेल दिया। तो
जो चीजें यहां तक पहुंच गई वो तो क्या थी, सेक्शन 2H, और कुछ चीजें जो छल्लियों में अटक गई, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें यहां अटक गई होंगी, कुछ चीजें यहां अटक गई होंगी, और कुछ चीजें यहां पर अटक गई होंगी। जो चीजें यहां अटक गई हैं वो क्या है, 2G, यानी शाबाश, वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो सेक्शन 10 को पास करेगा, सेक्शन 29 को पास करेगा और सेक्शन 56 को पास करेगा। यानी क्या मतलब है कहने का बेटा, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक जाना चाहता है, रास्ते में 3 मंजिल है। अभी उसने सेक्शन 10 को मान लो पास कर लिया, सेक्शन 29 को पास करना पड़ेगा और सेक्शन 56 को पास करना पड़ेगा। 10 पास कर लिया, 29 पास नहीं किया, 56 पास कर लिया, तो एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। यानी कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। तीनों कंडीशंस अगर पूरी कर जाएगा तो ऐसे एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। आइए बेटा हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 29। व्हाट इज सेक्शन 29? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर, सर्टेन, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। यानी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। शाबाश बेटा, टर्म्स कंडीशंस, जो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं बेटा, क्या है इसका एक एग्जांपल। मान लो बी के पास 2 बाइक हैं, एक का रंग है रेड और दूसरे का है ब्लैक। एक रेड कलर में है, दूसरी ब्लैक कलर में है। बी के पास 2 बाइक हैं। ध्यान से सुनना बात। अब क्या हुआ, ए ने बी को एक ऑफर किया। ए बी को ऑफर करता है, क्या तुम अपनी बाइक बेचोगे? अब बी के मन में कंफ्यूजन है, भाई लाल वाली खरीदना चाहते हो कि ब्लैक वाली खरीदना चाहते हो? ठीक है, ए खरीदना चाहता है रेड बाइक और बी बेचना चाहता है ब्लैक। ए ने बी को ऑफर किया, क्या तुम अपनी बाइक बेचोगे? क्या तुम अपनी बाइक बेचोगे? सही ऑफर क्या होता? क्या तुम अपनी लाल रंग वाली बाइक बेचोगे? ये सही ऑफर होता। लेकिन ए ने बी को क्या कहा, क्या तुम अपनी बाइक मुझे बेचोगे? रंग नहीं बताया। अब ए खरीदना चाहता है रेड बाइक और बी बेचना चाहता है ब्लैक बाइक। बी ने कह दिया हां, तो एक तरीके से आप कहोगे एग्रीमेंट हो गया भाई, ऑफर एक्सेप्ट हो गया। ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन गया, प्रॉमिस। कंसीडरेशन दोनों को मिल रहा है, चेक करो, दोनों एक दूसरे के लिए कोई काम कर रहे हैं, हाँ। दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, हाँ। तो प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट। लेकिन सेक्शन 29 कहता है कि रुको भाई, अभी रुक जाओ, टर्म्स कंडीशंस क्लियर नहीं है इसकी। एक कुछ चाहता है, बी कुछ चाहता है, क्या दोनों के माइंड एक पॉइंट पर मिले? नहीं मिले, तो कंसेंसस एड इडम ही नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड ही नहीं है। जब पार्टीज का कंसेंसस एड इडम नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, शाबाश, जब पार्टीज का माइंड एक पॉइंट पर मिल जाता तो हम क्या बोलते कि देयर इज कंसेंसस एड इडम। जब पार्टीज का माइंड एक पॉइंट पर मिला ही नहीं तो टर्म्स और कंडीशंस क्लियर ही नहीं है, वहां पे कुछ एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है, दुविधा है, डबल मीनिंग है किसी बात का, क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है। क्लियर भी होना चाहिए, सर्टेनिटी भी होनी चाहिए, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी होनी चाहिए। शाबाश बेटा। अब सुनो,
बी ऑयल मर्चेंट है, बी सोयाबीन ऑयल बेचता है, मस्टर्ड ऑयल बेचता है, ओलिव ऑयल बेचता है। ए ने कहा 100 टीन ऑयल की सप्लाई कर दो, लेकिन बी को यह नहीं बताया मस्टर्ड ऑयल चाहिए, सोयाबीन ऑयल चाहिए या ओलिव ऑयल चाहिए। तो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बातें अगर क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूटी है, सर्टेनिटी नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। शाबाश बेटा। तो सेक्शन 29 को समझा हमने। अब हम समझेंगे सेक्शन 56 को। परफॉर्मेंस मस्ट बी पॉसिबल। शाबाश। इस बात को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो क्या है, परफॉर्मेंस मस्ट बी पॉसिबल, और दूसरी बात क्या है, परफॉर्मेंस मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल। एक तो क्या बात है कि परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए, यानी जो काम आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जरिए करना चाहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आप करना चाहते हैं, वो काम संभव होना चाहिए। ए ने बी को ऑफर किया, ए ने बी को ऑफर किया, ये दो पैरेलल लाइन को मिला दो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूं। क्या ये पैरेलल लाइनें, क्या ये जो दो पैरेलल लाइनें हैं, ये आपस में कहीं मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगी। ए बी को कहता है जिस दिन सूरज पश्चिम से उदय होगा उस दिन मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें बेच दूंगा। क्या सूरज कभी पश्चिम से उदय हो सकता है? नहीं हो सकता ना, आज तक तो हुआ नहीं। पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में जाके छिप जाता है। वो कहता है कि जिस दिन सूरज पश्चिम से उदय होगा उस दिन तेरे को अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा। झूठ बोलता है, ऐसा करने की उसकी कोई नियत ही नहीं है, तभी तो ऐसी कंडीशन लगाई जो इम्पॉसिबल है। तो परफॉर्मेंस मस्ट बी पॉसिबल। जो काम आप करना चाहते हैं एग्रीमेंट के जरिए, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, वो संभव होना चाहिए। शाबाश बेटा। सेक्शन 56 को हम एक बारी दोबारा से पढ़ेंगे। तो अभी सेक्शन 10 सीखा, सेक्शन 10, 29, 56, ये तीनों चीजें क्या हैं बेटा? कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। ये तीनों चीजें क्या हैं? कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, यानी एग्रीमेंट इन तीनों कंडीशंस को पूरा करेगा। सेक्शन 10 की सारी बातें मानेगा, सेक्शन 29 की सारी बातें मानेगा, सेक्शन 56 की पूरी बात मानेगा। तो ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इसका मतलब क्या है कि पार्टीज या तो खुशी से काम करेंगी या कोर्ट उनसे काम जबरदस्ती करवाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बेटा? दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, एक दूसरे को वायदा करते हैं। जब आप किसी को प्रॉमिस करें, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपसे क्या चाहता है कि जब बिजनेस में, जब लीगल रिलेशनशिप में एंटर करते हुए आप किसी को कोई वायदा कर दें, आप किसी को कोई प्रॉमिस कर दें, तो आपको क्या चाहिए? अपने प्रॉमिस को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अपने प्रॉमिस को तोड़ेंगे, अगर आप अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करेंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? ऐसा एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? शाबाश। आप अपने प्रॉमिस को तोड़ेंगे, शाबाश। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। जब आप अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी को नुकसान होगा, दूसरी पार्टी को नुकसान होगा तो वो कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट उस चीज की एनफोर्समेंट कराएगा। लेकिन कोर्ट एनफोर्समेंट कराने से पहले क्या सोचेगा? क्या सेक्शन 10 पूरा हुआ है? क्या चेक करेगा? जब भी आप किसी के वायदे की एनफोर्समेंट कोर्ट के जरिए, जब भी आप किसी के प्रॉमिस की एनफोर्समेंट कोर्ट के जरिए करवाना चाहेंगे, तो कोर्ट क्या चेक करेगा? क्या सेक्शन 10 पूरा हुआ? क्या सेक्शन 29 पूरा हुआ? क्या सेक्शन 56 पूरा हुआ? जब ये तीनों बातें पूरी हुई होंगी, यानी कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी पूरी हुई होंगी, तो ही कोर्ट उसको एनफोर्समेंट करेगा। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं हुई हैं तो हम बोलेंगे एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ। व्हेन एन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ, सच एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। शाबाश। यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसका कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है। आइए बेटा, यहां पे जाके मैं सेक्शन 56 को एक बार दोबारा से आपके लिए समझाना चाहता हूं। शाबाश। आप बहुत ध्यान से
सीखेंगे बेटा। आप सेक्शन 56 को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर बेटा दो चीजें हैं। सेक्शन 56 के अंदर दो तरह की बातें हैं। शाबाश। सेक्शन 56 क्या है, आइए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सेक्शन 56। सेक्शन 56 को मैंने अभी आपको बताया। सेक्शन 56 को मैंने अभी आपको बताया बेटा कि व्हाट इज सेक्शन 56। सेक्शन 56 कहता है कि परफॉर्मेंस मस्ट बी पॉसिबल, यानी किसी इम्पॉसिबल काम को करने के लिए आप एग्रीमेंट करते हैं। शाबाश बेटा। किसी इम्पॉसिबल काम को करने के लिए आप एग्रीमेंट करते हैं, शाबाश, तो ऐसा एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऐसा एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। शाबाश बेटा। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं बनेगा? जब परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं होगी। शाबाश बेटा। ए ने बी को कहा, शाबाश, सुनो मेरी बात ध्यान से। ए बी से क्या कहता है कि तुम किसी मुर्दे को जिंदा कर दो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूं। अब क्या मुर्दा जिंदा हो सकता है? ये इम्पॉसिबल चीज है। तो आप किसी इम्पॉसिबल काम को करने के लिए एग्रीमेंट करेंगे तो वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सेक्शन 56 की बात अगर हम करें, सेक्शन 56 पैरा 1, सेक्शन 56 के दो पैरा हैं। आप इसको ध्यान से अगर स्टडी करेंगे, सेक्शन 56 दो तरह की बात करता है। एक तो बात करता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की। आप नोट कर लीजिए बेटा, सेक्शन 56 दो तरह की बात करता है। एक तो बात करता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की और दूसरी बात करता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की। एक तो बात करता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की और दूसरी बात क्या करता है बेटा? सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की। सब्सिक्वेंट का एक और नाम है सुपरवेनिंग। शाबाश बेटा। इसका एक और नाम है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और यू कैन से सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। शाबाश। आइए इसको हम थोड़ा तफसील से समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। शाबाश। देखिए बेटा, ये है टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है ये? टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश बेटा। टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इम्पॉसिबल थी, शाबाश, या कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इम्पॉसिबल हुई। इनिशियल का मतलब क्या है?
बिगनिंग में, इनिशियल मतलब क्या बेटा? शुरुआत में, इन द बिगनिंग। और सुपरवेनिंग या सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है? बाद में, यानी शुरू में वो चीज असंभव थी। अगर वो चीज शुरू में असंभव थी, यानी मान लीजिए अभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, शाबाश, तो मैं आपको बोलता हूं कि अगर सूरज पूर्व में छिप जाएगा, सूरज कहां छिपेगा? पश्चिम में। मैं आपको बोलता हूं कि अभी सूरज, आज शाम को सूरज अगर पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में छुप जाएगा, तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। आप सूरज को क्या करो? पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में छिपा दो। क्या ऐसा होगा? मैं आपको कहता हूं कि आप इन दो पैरेलल लाइन को मिला दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यानी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। अगर शुरू से ही परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है तो इसको बोलेंगे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अगर शुरू से ही इम्पॉसिबिलिटी है तो इसको बोलेंगे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। शाबाश बेटा। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या है? शाबाश। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? आप ध्यान से सुनना कि मान लो बेटा ए और बी ने आपस में कहा कि हम शादी करेंगे। ए और बी का आपस में एग्रीमेंट हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, लेकिन 5 तारीख को एग्रीमेंट हुआ था, 25 तारीख को शादी होनी थी, 15 तारीख को एक पार्टी की डेथ हो गई। शाबाश, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। 5 तारीख को ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, 25 तारीख को दोनों शादी करेंगे, लेकिन 15 तारीख को क्या हो गया? एक पार्टी की डेथ हो गई। यानी परफॉर्मेंस टीओसी पर, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय तो पॉसिबल थी, तो बाद में इम्पॉसिबल हो गई। अगर बेटा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है तो इसको बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। इस चीज की चर्चा हम जारी रखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास की शुरुआत मैं यहीं से करूंगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2G। और अगर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, यानी शुरू में कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था तो सही था, शुरू में कॉन्ट्रैक्ट जब क्रिएट किया गया था सही किया गया था, तो बाद में अगर वो इम्पॉसिबिलिटी हुई है तो इसको बोलेंगे 2J। क्या बोलेंगे बेटा? इसको 2J, यानी क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या बोलेंगे बेटा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है बेटा? कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, अब आपको ध्यान देना है बेटा मेरी बात पे, अब आपको 2G और 2J में ध्यान रखना है। 2G किसके लिए है? 2G किसके लिए है बेटा? वॉइड एग्रीमेंट के लिए। तो अगली क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगली क्लास की शुरुआत यहीं से होगी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कि जिसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज हो गई है, रुक गई है। जब 5 तारीख को एग्रीमेंट किया था तो एनफोर्सेबल था, 15 तारीख तक एनफोर्सेबल था, लेकिन 15 तारीख को कुछ ऐसी घटना घटी, कोई ऐसी चीज हुई कि वो पॉसिबल ही नहीं बचा। तो जब आप इम्पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, एग्जाम में कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा
शाबाश। वो आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखेगा, और जब भी आप सेक्शन 56 की बात करेंगे, जब भी आप सेक्शन 56 की बात करेंगे तो आप ये ध्यान देंगे कि वो कौन सी इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। शाबाश बेटा, वो किस इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं? क्या वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं? शाबाश। क्या वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं या वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं? तो जब भी इम्पॉसिबिलिटी की सवाल आपके सामने राइज हो, आपके सामने पूछा जाए, तो आपको एक चीज पूछनी है कि एग्जाम में इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या देखना है? बेसिकली आपको टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट किस वक्त हुआ। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो चीज असंभव है, इम्पॉसिबल है, तो ऐसी किसी भी परफॉर्मेंस को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो चीज पॉसिबल थी और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो इम्पॉसिबल हुई है, तो उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एक और नाम है इसका, क्या? सुपरवेनिंग। सुपरवेनिंग, VENNING, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है या वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। शाबाश। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का क्या रिजल्ट होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो इम्पॉसिबल है तो रिजल्ट क्या है? सेक्शन 2G। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो चीज संभव है, बाद में असंभव हुई है, तो उसको बोलेंगे 2J। 2G इज फॉर वॉइड एग्रीमेंट। नोट कर लीजिए बेटा, 2G इज फॉर वॉइड एग्रीमेंट एंड 2J इज फॉर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेटा। आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा कि एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में, वॉइड एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। अगर कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी पूरी करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी पूरी नहीं करेगा तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। शाबाश। कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी कहां दी गई हैं? सेक्शन 10 में दी गई हैं, सेक्शन 29 में दी गई हैं और सेक्शन 56 में दी गई हैं। यानी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट में, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है तो सेक्शन 10 के टेस्ट को पास करना पड़ेगा, सेक्शन 29 के टेस्ट को पास करना पड़ेगा, सेक्शन 56 में पास करना पड़ेगा। दो को पास करता है, एक में फेल हो जाता है, फिर भी वॉइड एग्रीमेंट है। आप इन बातों को ध्यान देंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। और क्लास के सेशन के बाद हमने एक डाउट सेशन रखा है। आप अपने सवालों को वहां पर पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है आप उसको पूछेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। कल की क्लास में फिर मिलते हैं, लेकिन अभी क्लास के बाद एक डाउट सेशन है। जो बच्चे कल की क्लास में या आज की क्लास में जो आपके डाउट है, तो अभी सेशन को आप नोट कर लीजिए। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर से मिलेंगे और आपसे पूछेंगे आपके डाउट्स क्या क्या हैं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट।